विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साइंस की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये हमारी इसकी दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ये कंप्लीट कोर्स कराएंगे 10th का, उसके बाद में 9th पर चलेंगे, ऐसे चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या, कार्बन के अपरूप के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे पास आता है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, तो सबसे पहले बात होती है कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो कितने होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। पहला हमारे पास आता है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। तो ये हो गए हैं 3। अब सुनिए, जो कार्बन के अपरूप हैं इनके जो भौतिक गुण हैं वो तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक समान होते हैं। भौतिक गुण तो क्या होंगे, अलग अलग, और रासायनिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। क्वेश्चन आएगा कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में समानता क्या है। तो समानता तो क्या है, रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। अगर हमें डिफरेंट पूछे तो ये हो जाएगा कि भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है हीरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड बोला जाता है। क्या होता है हीरा, तो जो हीरा होता है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक जो परमाणु है वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित रहता है। देखिए, कार्बन की हमने बात की थी, संयोजकता कितनी होती है, 4। तो जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा। आगे बात होती है इसकी जो संरचना होती है, हीरे की जो संरचना होती है वो होती है त्रिआयामी संरचना होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हीरे की संरचना कैसी होती है, तो वो होती है त्रिआयामी। आगे है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जा सकता है, मतलब निर्माण किया जा सकता है। अब ये जो निर्मित अर्थात संश्लेषित जो हीरे का आकार जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। आकार क्या रहेगा, जो हीरा बनता है इससे वो छोटा होता है। लेकिन क्या होता है, ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होता है। अभेदनीय का मतलब उसमें भेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो इसमें हमने बात की है हीरे में कि हीरे में जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और हीरे की जो संरचना होती है अर्थात स्ट्रक्चर होती है वो त्रिआयामी होती है। और हीरा जो होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। और हम हीरे को बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे, उच्च दाब और ताप पर उपचारित करेंगे। तो जो हीरा बनेगा वो क्या रहेगा, आकार में छोटा रहेगा। लेकिन जो प्राकृतिक हीरा होता है उसे हम वेद नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हीरे के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, जो कार्बन का क्या है, अपरूप है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है अब क्या, ग्रेफाइट। दूसरा अपरूप आ गया है कार्बन का ही, कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो आबंधन होता है वो कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। मतलब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो कार्बन के 3 कार्बन होते उससे जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इस कारण से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है वो क्या होता है, फ्री रहता है, उसकी संयोजकता फ्री रहती है। और इसी कारण से जो कार्बन है इसमें वो विद्युत धारा का चालन करता है। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी रहेगी, 4, जिसमें से 3 संयोजकता तो वो 3 कार्बन के साथ जुड़ करके कंप्लीट कर लेता है, और एक संयोजकता क्या होती है, फ्री रहती है। वो एक संयोजकता के कारण ही जो है ये विद्युत धारा का चालन करता है, कौन, ग्रेफाइट। इसलिए क्वेश्चन आए, कार्बन का एकमात्र अपरूप जो विद्युत धारा का चालन करता है वो कौन है, वो आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, अब सुनिए,
इसकी जो संरचना है वो कैसी रहेगी, षटकोणीय रहेगी। क्या रहेगी, षटकोणीय। और हीरे की क्या थी, त्रिआयामी संरचना थी। षटकोणीय ऐसे लिखते हैं, षटकोणीय। इसकी संरचना कैसी रहती है, षटकोणीय होती है। आगे है, यह विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, अर्थात विद्युत धारा का यह सुचालक है। नेक्स्ट है, यह चिकना चिकना तथा फिसलनशील होता है, इसलिए इसका उपयोग किस में करते हैं, पेंसिल निर्माण में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। अभी इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। इसके अलावा ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और एक इसमें क्या होता है, बॉन्ड फ्री रहता है, एक से ज्यादा फ्री रहती है, जिसके कारण ये क्या करता है, धारा का चालन करता है, अर्थात विद्युत धारा का सुचालक है। और कार्बन क्या होता है, चिकना व फिसलनशील होता है, और इसका उपयोग पेंसिल निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट, तीसरा अपरूप है कार्बन का, और वो कौन है, फुलरीन है। तो सबसे पहले बात आती है, इसके बारे में सबसे पहले बकमिनिस्टर फुलर ने बताया था। किसने बताया था, बकमिनिस्टर फुलर ने बताया था। अब जो इसकी ये संरचना होती है कैसी होती है, तो ये जियोडेसिक गुंबद के समान होता है। सबसे पहले हमें पूछेगा किस फुलरिन की पहचान की गई थी, तो वो पहचान की गई थी कार्बन 60 फुलरिन की पहचान की गई थी। इसमें क्या होता है, कार्बन के जो परमाणु है वो फुटबॉल के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये होते किसके बारे में, फुलरिन के बारे में। तो सबसे पहले किस फुलरिन की पहचान की गई थी, कार्बन 60। और फुलरिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बकमिनिस्टर फुलर ने बताया था। अब देखते हैं इन तीनों की संरचना, क्योंकि कार्बन के 3 अपरूप के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन सा, पहला था हीरा जिसको डायमंड बोला जाता है, दूसरा था कौन, ग्रेफाइट जो विद्युत का चालन करता है, और तीसरा है आपके पास फुलरिन। और तीनों की हमने संरचना भी पढ़ी कि जो हीरा है इसकी तो संरचना त्रिआयामी होती है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। और तीसरा हमने पढ़ा था फुलरिन, और फुलरिन की संरचना कैसी होती है, जियोडेसिक गुंबद के समान। ठीक है, अभी इसके संरचना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, कार्बन के अपरूपों की संरचना। तो ये तो है कार्बन 60 फुलरिन, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, फुटबॉल के समान होता है, ये देखिए फुटबॉल की तरह है ना ये बिल्कुल। हीरे की संरचना है ये ऐसी है, और हीरे की संरचना कैसी थी, त्रिआयामी। इसकी कैसी होती है, त्रिआयामी संरचना होती है। और देखिए इसमें एक कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन है, ये रहा कार्बन, हमने बात की थी इसमें एक कार्बन है, वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखिए ये कार्बन है, ये इस तरफ से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ से इस कार्बन से, और इस तरफ से इस कार्बन से, और इस तरफ से इस कार्बन से। तो देखिए इसकी कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो गई है ना इस प्रकार से। तो एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बंद लंबाई होती है, ये लंबाई ये कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होती है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। और ये है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना ये है, ग्रेफाइट। इसकी संरचना कैसी थी, षटकोणीय, षटकोणीय संरचना। तो ये हो गया षटकोणीय स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है देख कार्बन। अब देखिए ये कार्बन है ऐसे, और हमने बात की थी क्या कि ग्रेफाइट में एक कार्बन है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस कारण इसकी एक संयोजकता क्या होती है, फ्री रहती है, जिसके कारण ये क्या करता है, धारा का चालन करता है, इसलिए विद्युत धारा का सुचालक है। देखिए ये कार्बन है, एक संयोजकता तो इस तरफ से हो रही है इसकी, ठीक है, ये हो रही,
एक ये हो गई है, एक ऊपर हो गई है ऐसे, तो ये 3 है। तो ए क्या है इसकी क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 3 तो इसने कंप्लीट कर ली है। ए क्या है फ्री है, वो फ्री होने का ये क्या करता है विद्युत धारा का चालन करता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी मतलब जो कार्बन होता है वो प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, हर जगह विद्यमान रहता है ये। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध के बारे में हमने बात की थी, क्या होता है सह संयोजक बंध। तो सह संयोजक बंध में क्या होता है कि जो परमाणुओं ने, जिन परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, क्या की है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो बंध बनता है वही क्या होता है सह संयोजक बंध बनता है। तो सह संयोजक बंध किसके कारण बनता है, तो वो बनता है आपका किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण। और एक हमने पीछे पाठ में पढ़ा है, शायद हमारा वो तीसरा पाठ था, उसमें हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक क्या होते हैं या सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक या सह संयोजक, सॉरी आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक में क्या होता है, धातु और अधातु मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। एक बार उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास था क्या आयनिक यौगिक, आयनिक, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक को विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। आयनिक जो यौगिक है ये धातु और अधातु की क्रिया के कारण बनते हैं, धातु एवं अधातु, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na हमारे पास क्या है धातु है और Cl क्या है अधातु। तो देखिए Na के इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये तो क्या बनाएगा प्लस, क्योंकि धातु क्या बनाती है धनायन बनाती है, और अधातु ऋणायन बनाएंगी तो ये माइनस कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों का, और एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, तो क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से NaCl है, ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक को ही सह संयोजक यौगिक कहते हैं। दूसरा देख लीजिए और एग्जांपल MgCl2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है आयनिक यौगिक हैं। तो आयनिक यौगिकों का निर्माण धातु और अधातु की वजह से होता है। सबसे पहले हम धातु को लिखते हैं फिर अधातु को। तो देखिए सोडियम को पहले लिखा गया है, मतलब सोडियम क्या है धातु है। फिर देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है अधातु है, इसलिए क्लोरीन को बाद में लिखा गया है। ऐसे ही देखिए पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, इसलिए पहले मैग्नीशियम को लिखा गया है। फिर आपका क्लोरीन है, क्लोरीन अधातु है, इसलिए बाद में क्लोरीन को लिखा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं सह संयोजक बंध, सह संयोजक यौगिक। तो सह संयोजक यौगिक, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण इसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इसका निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर लेता हूं H2, तो H2 क्या है एक सह संयोजक यौगिक है। कैसे, देखिए दो हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया है। अब देखिए जो हम इनके लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे इसके पास। अब देखिए इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से दर्शाया गया है, तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाएंगे क्रॉस से। तो इसके बाह्यतम कोश में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, तो वो दर्शा देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब सुनिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बायतन कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो स्थायी होने के लिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? दो। इसलिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की एक जरूरत पड़ेगी दो करने के लिए? देखिए इसके पास एक तो है पहले, ये दो करना चाहेगा तो कैसे करेगा? एक, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे साझेदारी कर ले तो इसके पास क्या हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कैसे कर लेगा ये? इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बन गया क्या? हाइड्रोजन, इसकी ये पूर्ति हो गई है। अब इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये भी दो करना चाहेगा तो कैसे कर लेगा? ये कर लेगा इससे। तो बीच में ये जो बॉन्ड है ये क्या है? सह संयोजक बॉन्ड। क्या है? सह संयोजक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, सह संयोजक बंध। और जो ये यौगिक है H2, ये क्या है? सह संयोजक यौगिक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके भी कई एग्जाम्पल है, जैसे CO2 हो गया है, N2 हो गया है, O2 हो गया है, आपका CH4 हो गया है। ये क्या है? आपके सह संयोजक यौगिक है। आई होप आयनिक यौगिक और सह संयोजक यौगिक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखिए, पीछे हम ये पढ़ रहे थे, तो सह संयोजक बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक होते हैं, कौन कौन से? पहली बात, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इस कारण से जो कार्बन है वो क्या बनाएगा? चेन बनाएगा, मतलब श्रृंखला बनाएगा अन्य तत्वों के साथ जुड़ करके। तो देखिए, कार्बन का कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। इसमें कार्बन के परमाणु एक ही एक द्वि मतलब डबल, अथवा त्रि मतलब ट्रिपल आबंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे हम समझते हैं एकल बंध से कैसे जुड़े होते हैं, तो देखिए जैसे CH4 है, तो कार्बन यहां पर जो है वो एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कैसे इसकी संरचना बनाए? तो ये कार्बन, चार क्या होती है इसकी संयोजकता? तो एक, दो, तीन और चार। तो चार हाइड्रोजन के जरिए ये अपनी क्या कर लेता है? संयोजकता को कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अभी हम ये एकल, द्वि अथवा त्रि इनके बारे में आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या आता है? संतृप्त यौगिक, सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या होते हैं संतृप्त यौगिक? तो जब कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में जब क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, वो क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे आपका CH4 है, मेथेन थी, तो इसमें कार्बन और अन्य परमाणु, यहां पर अन्य दूसरा परमाणु क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो देख इनके बीच में देखिए एकल बंध पाया जा रहा है ना सब में, तो सब में एकल बंध होना चाहिए। तो वो कैसा यौगिक होगा? संतृप्त यौगिक होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड रहेगा। तो देखिए, कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे, इतना ही याद करिए एक बार। अब आता है क्या? असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बन और अन्य परमाणु या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो यौगिक क्या होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं, इनसेचुरेटेड यौगिक होते हैं। तो द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक। तो इसमें तो क्या बात रखनी है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंध। और इसमें क्या होना चाहिए? डबल व ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये लीजिए।
आगे हमारे पास है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण यह बहुत अधिक क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। ठीक है, तो दो बात हो गई है कि एक तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, दूसरा इसकी संयोजकता 4 होती है, इसके कारण ये क्या करता है, अधिक मात्रा में कंपाउंड का निर्माण करता है। तो ये दो गुण पाए जाते हैं इसमें। आगे सुनिए नोट, आपकी बुक में ऐसा कैसा लिखा हुआ कि 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। तो क्वेश्चन आएगा, अमोनिया साइनेट से अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो क्या था, फ्रेडरिक वॉलर ने। कब किया था? 1828 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सुनिए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन। क्या है मेथेन? मेथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र होता है CH4। तो देखिए, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं C2H6। क्या होता है C2H6? तो ये भी क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जो यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब सुनिए, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात जब कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, वो यौगिक तो कहलाएंगे क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कौन सा है यहां पर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में या तो डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, ये एल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, क्योंकि एल्केन में क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे आपका CH4 है ना, CH4। तो देखिए कि CH4 की संरचना बनाए, ये बना लिया हमने CH4 की संरचना। तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखिए सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया? एल्केन है। सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। तो एकल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? एल्केन। और जो एकल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं, एल्केन क्या होती हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। आगे हमारे पास आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि अथवा त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? या तो एक डबल बॉन्ड पाया जाए कम से कम, या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब सुनिए, यहां पर है कि द्विबंध वाले एल्कीन, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएंगी? एल्कीन कहलाएंगी। और त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो क्या कहलाएंगी? एल्काइन कहलाएंगी। तो एक बार मैं बात कर लेता हूं, एल्कीन एल्कीन एल्केन और एल्काइन, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले एल्केन क्या होती है? एल्केन। तो एल्केन क्या होती है? पहली बात, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या संतृप्त यौगिक है ये। ठीक है, संतृप्त यौगिक है। दूसरी बात, एल्केन जो है, एल्केन में कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन या कार्बन अन्य परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है? तो बॉन्ड पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है। जैसे मैं बात लेता हूं CH4।
तो ये क्या है, मेथेन है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो ये कार्बन, इसकी 4 संयोजकता होती हैं, 4 संयोजकता है, ये हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है। तो H यहां पर हो गया, H यहां पर, H यहां पर, H यहां पर। तो देखिए हमने बात की थी या तो कार्बन कार्बन या कार्बन अन्य परमाणु के बीच में एकल बंध होना चाहिए। तो ये रहा कार्बन अन्य परमाणु, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सबके बीच में देखिए एकल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। और एल्केन जो होती हैं वो क्या होती हैं, संतृप्त होती हैं। संतृप्त यौगिक होते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा होगा एल्केन के बारे में। अब बात लेते हैं हम किसके बारे में, अब हम देख लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन, तो एल्कीन क्या होती है, ये असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब सुनिए आगे, ये डबल बॉन्ड है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n होता है। किसका, एल्कीन का। अब सुनिए, हम बनाए एक एल्कीन बना देता हूं, क्या, 2 कार्बन लेकर के, तो 2 कार्बन लो, तो n का मान 2 ले लो, तो क्या बन जाएगा C2H4। ये क्या है, 2 कार्बन वाले को H बोलते हैं, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया है, एथीन। ये अभी पढ़ेंगे आगे नामकरण इनका। तो ये एथीन है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो कितने कार्बन है, 2, 2 कार्बन, ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड ऐसे लिख दिया है। अब एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखिए ये जो कार्बन है इसकी 2 संयोजकता तो हो गई है, और इस कार्बन की 2 संयोजकता होती है, और एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो 2 और करेगा ये कंप्लीट, तो 2 और ऐसे करेगा, ये लीजिए। तो ये जो कंप्लीट करेगा ये हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 और 2 4। तो देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख दो यहां पर। तो ये बन गई है किसकी संरचना, एथीन की संरचना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात लेते हैं हम क्या, एल्काइन के बारे में। तो आगे हमारे पास आता है क्या, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन भी क्या है, असंतृप्त यौगिक है। आगे सुनिए, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था CnH2n और -2 होता है। बनाए तो एक एल्काइन, चलिए तो मैं n का मान 3 लेता हूं, तो करो C3, 3 हो गया है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4, H4। तो हो गया C3H4। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते देखिए, 3 कार्बन है, ऐसा कैसे लिख दूं। अब आप कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, मैं यहां पर बना देता हूं, बाय का सबको एकल बॉन्ड के जरिए जोड़ देंगे, तो एकल बॉन्ड। अब एक कार्बन की वैलेंस या संयोजकता कितनी होती है, 4। ये कार्बन है, इसकी संयोजकता 3, तो ये हो गई है, एक और बची, तो ये इस तरफ हो जाएगा। इसकी 4 होती है, इसकी भी 3, तो ये हो गई, एक ये हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई है संयोजकता 4। इसकी 4 होती है, तो एक तो ये हो गई, 3 और रहेंगी, ये लीजिए 3। अब जो है ये संयोजकता ये किससे कंप्लीट होंगी, हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन तो यहां पर लगा दूं, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। तो देखिए इस प्रकार से हम हमारे पास ये क्या है, मेथ एथ प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है। ठीक है, तो प्रोपाइन की संरचना ये इस प्रकार से बन गई है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए हमने बात कर ली है एल्केन, एल एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो लिख लीजिए। तो जो एल्केन है इसका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n और +2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम कार्बन 1 लेंगे, n का मान 1 लूं तो क्या हो जाएगा, C1,
फिर H4 हो जाएगा, तो ये CH4 ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है इसके बारे में भी। तो ये हमने बात कर ली है हाइड्रोकार्बन के बारे में। फिर हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आया था एल्केन, एल्किन और एल्काइन आया था। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखें, आगे हमारे पास दोबारा से आ रहा है संतृप्त यौगिक। क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए एथेन है, एथेन जो है इसका सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो देखिए इस मेथेन के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक कार्बन है, अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो ये 4 लिख दो, ऐसे डंडे लगा दो। ये संयोजकता किससे कंप्लीट होगी? हाइड्रोजन से। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये हाइड्रोजन से जुड़ गई है। अब देखिए इन सब के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है ना, एकल बंध, एकल बंध पाया जाता है। और जिन कार्बनिक यौगिकों में एकल बंध पाया जाता है वो क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील होते हैं, वो कम ही अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि एकल बंध होता है तभी वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तब वो अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसे ही हम बना देते एथेन की संरचना। तो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हमने लिख दिया है, और इनको जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के जरिए। अब देखिए एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये जो कार्बन है इसकी एक संयोजकता तो इस तरफ से हो गई है, कितनी बची? 3, तो 3 ऐसे जोड़ दीजिए। और इस कार्बन की एक संयोजकता तो इस तरफ से वो कंप्लीट हो गई है, 3 और जोड़ दीजिए, 4 हो गई। अब ये संयोजकता किससे कंप्लीट होगी? हाइड्रोजन से। लगा दीजिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से बन गई है किसकी? एथेन की संरचना बन गई है। ठीक है, तो देखिए इन सब में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है, तो ये भी क्या है? संतृप्त यौगिक है। आगे चलिए, हमारे पास आता है अब क्या? असंतृप्त यौगिक, इनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो इनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रिबंध पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए एथीन है, C2H4 है, और दूसरी है एथाइन जिसका सूत्र होता है C2H2 होता है। तो सबसे पहले इस एथिन की स्ट्रक्चर बनाइए स्ट्रक्चर। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन जोड़ लीजिए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। बना दिया है। अब हमें 4 क्या जोड़नी है? हाइड्रोजन। तो जब 2 कार्बन होते हैं तो जो हाइड्रोजन उसको हाफ कर लीजिए, तो इस 4 का आधा कितना हो गया है? 2। तो 2 हाइड्रोजन तो यहां पर जोड़ेंगे, 2 यहां पर, तो जोड़ दीजिए हाइड्रोजन ऐसे करके। एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, जोड़ दिया 4 हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी कंप्लीट हो गई है? 1, 2 और 3, 3 हो गई है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो क्या करेंगे? जब कंप्लीट नहीं होते तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और बना दीजिए। अब देखिए 4 कंप्लीट हो गई है ना, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन गई है। अब देखिए इस कार्बन की भी 4 हो गई है, 1, 2 और 2, 4। इस प्रकार से एथिन की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। अब बना लेते हैं हम क्या? एथाइन की। तो सबसे पहले आपको देखना है कार्बन कितने हैं? 2, लिख दीजिए 2 कार्बन ऐसा कैसा, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाइए। बना दिया है। देखिए जब लास्ट में आइन आए, क्या आए? आइन आए, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब सुनिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 3 तो कंप्लीट हो गई, इस तरफ से कार्बन की 3 कंप्लीट हो गई है, और इस तरफ से इस कार्बन की भी 3 हो गई है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक और कंप्लीट करेंगे, तो इस तरफ से एक एक कंप्लीट और कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो इस तरफ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से एथाइन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। ठीक है, अब सुनिए जब लास्ट में क्या आए? इन आए, लास्ट में इन, क्या आए? इन, तब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा।
और लास्ट में जब आइन आए, क्या ये आइन है, तब कार्बन कार्बन के बीच में एक क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, त्रिबंध जिसको बोलते हैं। और जब लास्ट में क्या आए, एन आए, क्या आए, एन, लास्ट में एन आए, तब कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन और अन्य परमाणु के बीच में भी सिंगल बॉन्ड रहेगा। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो पढ़ा है एल्केन, ये लीजिए एल्केन। एल्केन है ये क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिक। एल्केन है, इसका तो सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। फिर हमने पढ़ा है क्या, एल्कीन, एल्कीन है ये क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। फिर हमने पढ़ा एल्काइन, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र, सॉरी ये क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n और -2 होता है। एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एल्किन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और एल्केन में क्या होगा, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसे आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।